ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज़। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। मित्रों, आजकल हम आपको भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिकों को वन लाइनर प्रश्न उत्तर के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। ये वन लाइनर जो प्रश्न हैं ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आपकी रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था। यहाँ प्रश्न ये है, मूल उद्देशिका की बात हो रही है। मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया, तो वो लिया गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ आपको कुछ शब्द ऐसे हैं जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यहाँ समाजवादी शब्द नहीं है, पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है। तो इसलिए यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ मूल उद्देशिका की बात है। जब हमारा जो मूल संविधान है उसकी जो अगर उद्देशिका है, उसकी जो प्रस्तावना है, उसमें यही शब्द है। और ये जो पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी शब्द है, ये तो बाद में संविधान संशोधन के जरिए शामिल किए गए। तो आपको परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देते समय ये ध्यान देंगे कि वहाँ पूछा क्या है। अगर ये पूछता है कि उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है, तो आप बताएंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन यहाँ पूछा है मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था, तो वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न से संबंधित जो भी संदेह आपके मन में रहा होगा वो दूर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। भारतीय संविधान में जो भी संशोधन किए गए उसमें 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन बड़े पैमाने पे संविधान को इधर से उधर कर दिया। तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनके सरकार के द्वारा जो संविधान संशोधन किया गया, तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। वो संशोधन किया गया था समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द और जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका इसका अंग नहीं है। वह कौन सा वाद था जिसमें यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका उसका अंग नहीं है। तो ये वाद था इनरी बेरुवारी का मामला। इनरी बेरुवारी का जो मामला 1960 में था, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो संविधान की उद्देशिका है वो संविधान का भाग नहीं है। यद्यपि उद्देशिका में कुछ ऐसे तथ्य शामिल किए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं हो सकता। तो ये प्रश्न जो पूछा जाता है कि यह कौन सा वाद था जिसमें ये कहा गया कि संविधान की उद्देशिका इसका अंग नहीं है, तो वो था इनरी बेरुवारी वाद। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वो है उद्देशिका। जो संविधान हमारे निर्माता थे, उन्होंने संविधान को इस तरीके से बनाया कि ऐसा संविधान विश्व के अन्य संविधानों से अलग है। जो हमारा संविधान है वो विश्व के अन्य संविधानों से अलग है। तो जो उद्देशिका होती है, प्रस्तावना होती है, वो प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। जो संविधान निर्माता थे अपने विचारों को उद्देशिका के माध्यम से प्रस्तुत किए। उनका जो विचार था वो उद्देशिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते थे, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हो, जहां व्यक्ति की गरिमा और देश की अखंडता हो।
ये सब जो शब्द समाहित किए हम भारत के लोग ये बताने के लिए ही है कि जो भारतीय सत्ता है उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत आम जनता है। तो इस प्रकार संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है, तो वो है उद्देशिका। किस मामले में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अभी आपको हमने बताया कि एक ऐसा बात था इनरी बेरुआरी, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा था कि संविधान की उद्देशिका जो है उसका अंग नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी मामला आया केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, ये 1973 का मामला है। 1973 का ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज का वाद था, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पूर्व निर्णय को बदल दिया और बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और यही नहीं, इसी वाद में ये भी बताया कि जो प्रस्तावना है, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसके जो शब्द हैं, जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, ऐसे जो शब्द इसमें समाहित किए गए हैं ये मूलभूत हैं, शासन के लिए मूलभूत हैं। तो किस वाद में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया, तो वो था वाद केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में ये भी बताया गया कि संविधान की जो उद्देशिका है उसमें भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इस वाद में ये भी बताया गया कि माननीय संसद संविधान की उद्देशिका में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन जो उसका मूलभूत ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी इनमें से किसी शब्द को हटा नहीं सकती। अगर कोई शब्द शामिल करना चाहे तो शामिल कर सकती है। ध्यान रहे कि संविधान की जो मूल भावना है, मूल ढांचा है, उसको कहीं से क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, वर्तमान के समय की बात है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। अभी मैंने शुरू में ही बताया था यहाँ कि मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था, ये मूल उद्देशिका की बात है। और यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किस वाद में किया गया, तो उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में किया गया। यही वह बात था जिसमें आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्धारण किया गया। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में निहित है। तो भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, भारत की जनता में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। यहाँ आंतरिक एवं बाह्य मामले का आशय ये है कि भारत जो भी अपना निर्णय लेगा वो ना तो किसी आंतरिक शक्ति के दबाव में, न किसी बाह्य शक्ति के मामलों में, यानी कोई बाह्य शक्ति उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकती। यानी भारत की जो विदेश नीति है किसी विदेशी सत्ता के दबाव में संचालित नहीं होगी, क्योंकि भारत आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से दोनों मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का यही अर्थ है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है, तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव है भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अगर इस सेंटेंस को देखें तो भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, देखा जाए यहाँ जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है वो बहुत ही सारगर्भित है। वैसे धर्मनिरपेक्षता शब्द की बात करें तो इसका आशय ये होता है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन यहाँ जो भारत का धर्मनिरपेक्षता है, जो भारत की सत्ता है, वो धर्मनिरपेक्षता को दूसरे ढंग से परिभाषित करती है। यहाँ जो धर्म है सभी धर्मों का वो समान रूप से आदर करती है, यानी किसी भी धर्म के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करेगी, यानी किसी भी धर्म के साथ
ऐसा नहीं है कि वह उसके साथ भेदभाव करेगा। यहाँ सभी धर्मों के साथ वह समान व्यवहार करेगा। यहाँ धर्मनिरपेक्षता का आशय ये है। तो भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का सही भाव क्या है? भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। आप अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें तो पाकिस्तान का राजधर्म है इस्लाम धर्म। तो हरगिन हमारे देश का ऐसा कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? तो वो है संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न जो पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। अगर आत्मा की बात करें तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महोदय जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जो मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसको संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन यहाँ आप देखें, संविधान की आत्मा वैसे कहा किसको जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। अगर प्रश्न ये पूछता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो उत्तर वहाँ जो दिया जाएगा विकल्प, प्रस्तावना रहेगी, मूल अधिकार रहेगा, नीति निर्देशक तत्व रहेंगे, मूल कर्तव्य रहेंगे। तो वहाँ संविधान की प्रस्तावना ही संविधान की आत्मा है। अगर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महोदय के शब्दों में पूछें तो वहाँ संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा नहीं होगी, वहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहाँ की गई है? तो वो की गई है व्याख्या मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में एवं मूल कर्तव्यों के अध्यायों में। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य हैं एवं आदर्श हैं, अगर उनकी व्याख्या की बात करें तो मूल अधिकार में आपको दिखाई देंगे, DPSP में दिखाई देंगे और मूल कर्तव्यों में भी समावेश इसका किया गया है। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है। यह वाद था रणधीर सिंह बनाम भारत संघ। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 14, 16 तथा 39 का के अंतर्गत स्त्री तथा पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है? तो विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का प्रथम पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। किसका कथन है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो ये कथन है प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप जी ने ये बताया कि संविधान अगर शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, अगर प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। अगर राज्य के तत्वों की बात करें तो राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं, जैसे 1 निश्चित भूभाग, नंबर 2 जनसंख्या, नंबर 3 सरकार और नंबर 4 संप्रभुता। इन चारों तत्वों में संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अब यहाँ राज्य का आशय ये नहीं है कि जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, यहाँ इस राज्य का आशय इन राज्यों से नहीं है बल्कि देश से है। राज्य का तात्पर्य देश से है, क्योंकि जो शासन व्यवस्था है, जो नागरिक शास्त्र विषय है, उसमें राज्य शब्द को देश से तुलना की गई है। वहाँ देश शब्द नहीं लिखा है बल्कि राज लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 माननीय इंदिरा गांधी की सरकार ने संशोधित किया था। माननीय
श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में 42वां संविधान संशोधन आता है। उस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। ध्यातव्य है कि इसी समय अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। वो किया गया है कब? 42वां संविधान संशोधन। जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, सिर्फ एक बार प्रस्तावना में यानी संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है। भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? गणतंत्र का आशय क्या है? तो गणतंत्र का आशय है भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा। जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है राष्ट्रपति महोदय ये निर्वाचित होंगे, ना कि वंशानुगत होंगे। वंशानुगत अगर आप समझें, जैसे ब्रिटेन में सम्राट होता है या महारानी होती है, भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष है, जो शासन का प्रमुख है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। संसद के जो दोनों सदन हैं उसके निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसलिए भारत एक गणतंत्र है। अब गणतंत्र का आशय राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित होना है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया? तो वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। अगर लागू करने की बात है संपूर्ण संविधान की, तो वो 26 जनवरी 1950 था। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान भारतीय जनता के द्वारा अंगीकृत किया गया, संविधान सभा के माध्यम से। क्योंकि संविधान सभा भारतीय जनता के द्वारा निर्वाचित थी, इसलिए वह भारतीय जनता के द्वारा ही अंगीकृत किया गया। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन सा न्याय सुनिश्चित करती है? तो जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करती है। तो ये जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इस संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? ये तो रही न्याय की बात। अब हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता की बात। तो प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? तो वो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। विचार, अभिव्यक्ति यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना, 1, 2, 3, 4, 5। अगर प्रस्तावना की स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, और जबकि मूल अधिकार में जो स्वतंत्रता दी गई है वहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये ध्यान देंगे, दोनों की स्वतंत्रता में फ़र्क है। तो जो प्रस्तावना की स्वतंत्रता है वहाँ 5 हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। अगर मूल अधिकार की स्वतंत्रता की बात करें तो वहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया? तो वो था एस.आर. बोम्मई वाद जो था भारत बनाम संघ के वाद में। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। एस.आर. बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं का विवाद था। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत में संप्रभु हम भारत के लोग हैं। जो हम भारत के लोग हैं वही संप्रभु है। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ऐसे ही टॉपिक वाइज वन लाइनर प्रश्न उत्तर आपको हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है, ये प्रश्न उत्तर की जो सीरीज है, आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। आपका प्यार और स्नेह ऐसे बना रहे। हम ऐसे ही आपकी तैयारी के लिए दृढ़ संकल्प होकर समर्पित रहें। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।